जी, अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि देश के किसी हिस्से में ऐसी स्थिति नहीं है कि उसको राज्य का दर्जा दिया जा सके, तो आखिर इस बात की पुष्टि के लिए या इस बात के खंडन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी न्यायपालिका के पास कौन सा तरीका है? अगर सरकार ये कहती है कि इस देश में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, नहीं होगा चुनाव, तो निर्वाचन आयोग के पास ऐसी कौन सा एजेंसी है जो ये कह दे कि नहीं नहीं आप कुछ भी कहते रहे, हम चुनाव कराएंगे? जो कोई भी सिस्टम, जो कोई भी संस्थाएं काम करती हैं, वो राज्य सरकार के सरकारों के सहयोग के बगैर नहीं कर सकती। सरकार सहयोग न भी करे तो कम से कम अवरोध न पैदा करे। अगर सरकार किसी भी तंत्र को, किसी भी व्यवस्था को बर्बाद करने में लग जाए तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। न्यायपालिका के काम करने की, विधायिका के काम करने की, फोर्थ स्टेट के काम करने के लिए एक आवश्यक शर्त यह भी है कि अन्य बातें सामान्य होने पर, अगर सरकार ये कह रही है कि नहीं नहीं जम्मू कश्मीर में को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसके राज्य का दर्जा खत्म करने का जो निर्णय हुआ था वह वैधानिक है या नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय को इस पर बहस करने का अधिकार है, निर्णय करने का अधिकार है। लेकिन राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया और उस राज्य को दर्जे को बहाल करना है, यह निर्णय न्यायपालिका का नहीं हो सकता, जहां तक मेरी अपनी समझ है। जहां तक इसका सवाल है, यह सरकार पर सवाल पैदा होता है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय का आड़ लेकर के अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यह सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आखिर आप किसी राज्य का आपने विभाजन क्यों कर दिया? एक राज्य जो भारत की एक संप्रभु राष्ट्र के साथ एक समझौते के तहत इस देश में शामिल हुआ था आजादी के समय, उसको आपने टुकड़े टुकड़े में क्यों बांट दिया? उसके नागरिकों के साथ आपने इस तरह का विश्वासघात क्यों किया? वो तो विश्वास के साथ आपके साथ आए थे। जब देश आजाद हुआ था तो जम्मू कश्मीर तो हमारा हिस्सा नहीं था। वहां के राजा ने हमारे साथ समझौता किया और हमारे हिस्से में शामिल हो, उससे आकांक्षा व्यक्त की कि हम शामिल होंगे जब उसके ऊपर निश्चित रूप से ऐसे हालात पैदा हो गए कि अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और उससे भारत का सहयोग मांगा। भारत ने शर्त पर सहयोग दिया, भाई आप एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र हैं तो हम तब सहयोग देंगे जब आप मेरे साथ शामिल हो। और हर्ष तैयार हो गए, एक शर्त उन्होंने रखी, हमने उसको स्वीकार कर लिया। तो जिसको इस देश के नागरिकों ने, इस देश के संविधान ने स्वीकार किया, शर्तों के साथ स्वीकार किया, उसको आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपने खत्म कर दिया। तो ये सरकार सर्वोच्च न्यायालय का नहीं, ये सवाल सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है, ये सवाल सरकार का है। और सरकार से जो सवाल पूछे जाने चाहिए वह न्यायालय के ऊपर नहीं थोपे जा सकते। निश्चित रूप से अब सर्वोच्च न्यायालय का जो जैसे एसआईआर का सवाल है, एसआईआर को लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय ने सभी तरह की बात की। आज ही जस्टिस बागची ने पूछा कि 2003 का जब आपने सर्वेक्षण किया था उसमें कौन से आपने अभिलेख मांगे थे, और उन अभिलेखों के साथ आप उन अभिलेखों को कैसे आप छोड़ सकते हैं? दूसरी चीज, मताधिकार से, मतलब जिसका नाम मतदाता सूची से आप अलग कर रहे हैं, उनको नोटिस देने का दायित्व है निर्वाचन आयोग के पास। ये पूछा जा रहा है कि क्या वह नोटिस देने, नोटिस का जवाब लेने, अपील करने की जो प्रक्रिया है वह अंतिम सूची जारी होने तक पूरी हो जाएगी, और क्या यह बाध्यता सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है? सवाल अगर सर्वोच्च न्यायालय को पूरी तरह से इसको खारिज कर देना है, स्वाभाविक सी बात, तो 3 दिन सुनवाई करने की क्या आवश्यकता है? ये बिल्कुल सही है। ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जिसको निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय के, जिन पे सवाल पैदा होता है और आम नागरिकों के मन में सवाल है। ये जैसे मैं सबसे बड़ा उदाहरण मानता हूं हाल के दिनों में, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का। अगर आपने पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो उस गैर कानूनी योजना के तहत लिए गए पैसे को आप कानूनी कैसे कर सकते हैं? उस पैसे की वसूली क्यों नहीं होनी चाहिए? और यह बात क्यों नहीं होनी चाहिए कि जिन लोगों से गैर कानूनी पैसा लिया गया, या तो उनको वापस हो या सरकार के कोष में जमा हो, राजनीतिक दलों के पास क्यों रहेगा? फिर जो आरोप लगे कि लोग, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया कि आप लोगों का बाह मरोड़ करके पैसा वसूल किया, तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए थी? आप बिल्कुल सही है कि एक अंजाम तक ये बात क्यों नहीं जानी चाहिए? जैसे बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का विवाद है, यह विवाद ही आप झगड़ा, आप पंचायत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय थोड़े है आपके पास। ये पंचायत सरकार के ऊपर छोड़िए,
आपके ऊपर एक वैधानिक विषय था कि आखिर उस जमीन पर मालिकाना हक किसका है, मालिकाने हक का मुकदमा था वो। ये नहीं था कि आधा इनको दे दीजिए आधा उनको दे दीजिए, तब जो बाकी बचा उनको दे दीजिए और एक फैसला कर दीजिए। एक एक कानूनी पक्ष था उसमें, उस कानूनी पक्ष का तो फैसला नहीं हुआ, आज भी आलोचना होती है उसकी। ये सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णय आलोचना से परे नहीं हो सकते। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर यह हमारा मानना यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई अभयदान मिला हुआ है। मैं ये भी कह सकता हूं कि यह संभव है कि एसआईआर को सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर दे, ना भी खारिज करे, लेकिन जो मनमाना उसका निर्णय है कि हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, हम अपील जो जिन लोगों के नाम हमने निकाल दिए हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, जो अपील की सुनवाई की प्रक्रिया हम उसको नहीं मानेंगे, जो एक तरफा निर्णय है उसको भी स्वीकार कर लेगा सर्वोच्च न्यायालय, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सर इवन ऑन द पासपोर्ट, सरकार ने संसद पे कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। टोटल 10.25 नहीं है भाई दिनेश जी, नहीं है ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। दिनेश जी, ये दुनिया के पैमाने पर स्वीकार परिभाषा है कि पासपोर्ट केवल एक आने जाने का अभिलेख है, वह आपको ये साबित नहीं करता, यह केवल आपके लिए यात्रा का अभिलेख है। आप ये करें कि आप ट्रेन का टिकट खरीद लीजिए, कहेंगे इस ट्रेन का मैं मालिक हूं, ये नहीं है। केवल ये है कि आपके राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। बस पार पत्र के बारे में कहना चाह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं सही है कि वो यात्रा का अभिलेख है, लेकिन वो ये भी कहता है कि आप भारत गणराज्य के व्यक्ति हैं, इसलिए आपको ये पार पत्र जारी किया गया है। तो फिर नागरिकता का प्रमाण पत्र है क्या हिंदुस्तान में? सर कोई नहीं है राकेश जी, कोई नहीं है। इस सरकार ने किसी को कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं जारी किया है, यही तो दुर्भाग्य है। अमेरिका में रहने वाले नागरिक के पास भी एक कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंट का कार्ड जर्मनी और फ्रांस और इटली में रहने वाले लोगों के पास भी है, या एक परमानेंट रेजिडेंटशिप देते हैं इंग्लैंड वाले भी, आपके पास कुछ नहीं है। सर, और आपने कुछ के अंदर एक कॉलम है, मेरा भी पासपोर्ट है, उसमें कॉलम है, उसमें लिखा है आपकी नेशनैलिटी। हाँ, नेशनैलिटी किसे कहते हैं सर? लेकिन सवाल यही है ना, लेकिन नीचे लिखा है भारतीय ऑब्लिक इंडियन, यानी कि आप भारतीय नागरिक हो। नेशनैलिटी क्या होती है? नागरिकता ही होती है ना सर, और क्या उसको राष्ट्रीयता कहोगे, क्या कहोगे आप? नहीं, देखिए सिटीजनशिप और नेशनैलिटी दो अलग चीजें हैं। नहीं, मैं मान सकता हूं, लेकिन सिटीजन्स को ही पासपोर्ट दिया जाता है, किसी और को नहीं दिया जाता। आपका कहना बिल्कुल सही है, ये लेकिन दोनों सिनोनिमस वर्ड नहीं है। अंग्रेजी के दोनों शब्दों की परिभाषा अलग अलग है, और सरकार को एक नागरिकता के प्रमाण पत्र देने चाहिए। जैसे दुनिया में हमारा माने जाते हैं, हमारा पासपोर्ट ही दुनिया में माना जाता है कि हम भारतीय नागरिक हैं या नहीं है। मैं उसके आधार पर कह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे केसेस किए हैं, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है, और जब मैं विदेशियों को गिरफ्तार करता था तो हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या आता है कि सिटीजन ऑफ विच कंट्री, सिटीजन ऑफ सो एंड सो, सपोज नाइजीरिया, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं नाइजीरिया की एम्बेसी को इन्फॉर्म करूं कि आपके एक नागरिक को हमने पकड़ा है किसी दोष में, तो वहां पे कॉलम रहता है सिटीजन ऑफ विच कंट्री, वो पासपोर्ट बताता है कि सिटीजन ऑफ विच कंट्री। अगर उसको निगेट नहीं किया जा सकता, आप बिल्कुल नहीं दिनेश जी, मैं कहां कह रहा हूं इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिनेश जी निगेट नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं आपके पास से सहमत हूं, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कानून की परिभाषा में भारत सरकार किसी भी अभिलेख को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मानती, कोई प्रमाण नहीं आपके पास। और आप ये देख लीजिए कि आज भी आजादी के 75 सालों के बाद भी क्या स्थिति है कि जैसे कि शहर में आपके पास मकान है तो उसकी खरीद फरोख्त हुई है, किसी से आपने खरीदा है, किसी ने आपको बेचा है, आपके पास सेल डीड है, जो अन्य जैसे सिविक सोसाइटी है या एजेंसीज है, नगर निगम है, प्राधिकरण है, वहां पे उसका खारिज दाखिल करवाया हुआ है। लेकिन गांव में जहां पैदा हुआ है, जहां पे जो आपका घर है, मैं मकान कृषि जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, उसका कोई अभिलेख आपके पास नहीं है, आप नहीं साबित कर सकते कि यह मेरी जमीन है। गांव के 10 लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, राकेश सचल जी इसी गांव में इसी घर में पैदा हुए, तो मान्य है। भारत भूषण जी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं पैदा हुए, मैं जानता हूं कि पैदा नहीं हुए हैं, ये कोई कागज नहीं ला सकते, है ही नहीं किसी के पास, कहां से लाएंगे आप अलग अलग तरह की जमीनें हैं,
कब्जे वाली जमीन, आबादी वाली जमीन, लीज की जमीन, भूमिधरी जमीन, और आज तक के सरकारें, राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव है, इसका हल नहीं कर पाए। और आप देखिए कि जो मुकदमेबाजियां हैं, सर्वाधिक मुकदमेबाजियां जमीन को लेकर के, बिल्कुल इसका समाधान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, किसी सरकार ने नहीं किया। केरल राज्य में जरूर इसका प्रयास किया गया कि आप सभी अभिलेख उसके तैयार किए जाए, बहुत बड़े पैमाने पर भूमि सुधार हुआ। वामपंथी सरकारों ने भी किया और कांग्रेस की भी सरकारों ने किया, लीडरशिप ने इस काम को किया, अगर आप दलगत राजनीति की बात न करें तो। आज जो सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी निश्चित रूप से निर्णय लेने की, सर्वोच्च न्यायालय कोई एजेंसी नहीं है, उसके सामने जो अभिलेख रखे जाएंगे उन अभिलेखों के ही आधार पर निर्णय होगा। अब मान लीजिए कि मालेगांव के विस्फोट के सभी जो आरोपी थे छूट गए, तो ये सर्वोच्च, वहां का न्यायालय थोड़ा दोषी है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर सवाल पैदा होना चाहिए, जिसके पास जांच की जिम्मेदारी थी। अगर यह बात साबित नहीं हो पा रही है कि वह स्कूटर जिसमें विस्फोटक रखा गया था किसका था, तो कौन जांच करेगा? प्रोसिक्यूशन की कौन सी जिम्मेदारी है? न्यायालय के सामने सभी तथ्यों को रखना, पारदर्शी तरीके से रखना और न्यायालय को निर्णय लेने में सहयोग देना, यह प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। एसआईआर पर सरकार को निर्णय लेना है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी पक्षों को उसके सामने रखे। यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि सभी पक्षों को उसके सामने रखे। अगर नहीं कर रही है तो जो अपोजिशन के लोग और कर रहे हैं इस बात को। और निश्चित रूप से न्यायालय जो कानून है, जो तथ्यात्मक चीजें हैं, उसके अवहेलना करना आसान नहीं होता। और अगर यही होता कि नहीं ठीक है, मनमाना निर्णय ले रहे हैं, तो ये 3 दिन बहस नहीं चलती। मैं अभी मानता हूं कि सुनवाई के दौरान की जा रही टिप्पणियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि फैसला क्या हो जाएगा, यह बहुत जल्दबाजी है। यह मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि ढेर सारे ऐसे निर्णय हैं जो निर्णयों को और व्यापक बनाया जा सकता था और जिनका दीर्घकालिक असर होता। लेकिन ये जरूर है, अब जैसे एसआईआर का ही फैसला है, एसआईआर का फैसला बहुत ही दीर्घकालिक होगा, इसका असर डालेगा कि आखिर एक आम नागरिक कहां जाए अपनी बात करने के लिए। मताधिकार का छीना जाना सामान्य घटना नहीं है। मताधिकार से वंचित कर देना एक ऐसा निर्णय नहीं है जो आपकी, एक ऐसा निर्णय है जो आपकी कुछ जीवन पर प्रभावित करेगा। और ऐसे पे अगर एक न्यायपालिका उस आम नागरिकों को मदद करने के लिए सामने नहीं आएगी तो कौन आएगा? इसमें अगर सरकार की ओर से या ऐसी किसी भी एजेंसी की ओर से ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो आम नागरिकों के हक को प्रभावित करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आप उम्मीद करते हैं कि न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।